हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 सेमेस्टर की सब्जेक्ट है फार्माकोविजिलेंस, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस के बारे में, और उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम जानेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। देखिए, फार्माकोविजिलेंस समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कोई नई ड्रग है उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से की जाती है। तो नई ड्रग की डिस्कवरी को हमें समझना पड़ेगा फार्माकोविजिलेंस की स्टडी को समझने से पहले। देखिए, फार्माकोविजिलेंस है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो फार्माकोन प्लस विजिलेंस। फार्माकोन की बात करें तो उसका मतलब होता है मेडिकल सब्सटेंस या फिर कोई भी ड्रग सब्सटेंस हो गया, और विजिलिया का मतलब होता है टू कीप वॉच या फिर ऑडिट करना या फिर एनालिसिस करना। तो फार्माकोविजिलेंस समझने से पहले हम समझेंगे कि जो हमारी कोई ड्रग है वो डेवलप कैसे होगी। सबसे पहले ड्रग प्रोडक्ट की एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, फिर उसकी प्री क्लिनिकल स्टडी की जाती है, फिर उसकी क्लिनिकल स्टडी की जाती है, और उसके बाद उसको मार्केट में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। मतलब मार्केट में अप्रूवल मिलने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। ड्रग को लॉन्च करने के बाद किया जाता है। कई बार ऐसी होती है कि बहुत सारी ड्रग है जो प्री क्लिनिकल अप्रूवल के बाद भी, मार्केट अप्रूवल के बाद भी वो अपना लंबे समय बाद या फिर शॉर्ट टाइम में वो अपना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाती है। उस साइड इफ़ेक्ट को एनालिसिस करने का काम करती है कौन? फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, फार्माकॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन सब्सटेंस हो गया। विजिलिया की बात करें तो टू कीप वॉच या मीन्स एनालिसिस या फिर किसी भी चीज़ को ऑडिट करना। देखिए, मैंने आपको बताया कि विजिलेंस में क्या होगा, कोई ड्रग डिस्कवर की जाती है। डिस्कवर के लिए काफ़ी लंबा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मोर देन टेंथ ईयर की बात कर सकते हैं। इसमें ड्रग डिस्कवरी होगी। ड्रग डिस्कवरी होने के बाद उसको क्लिनिकल प्री क्लिनिकल जो भी अप्रूवल मिलना होगा वो मिल जाएगा। अब सबसे पहले प्री क्लिनिकल अप्रूवल मिलेगा, उसमें एनिमल पे टेस्टिंग की जाएगी, इन विवो और इन विट्रो दोनों कंडीशन में, और उसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग होगी। और क्लिनिकल टेस्टिंग में उसकी सेफ्टी पैरामीटर जितने भी सेफ्टी पैरामीटर होंगे उस पर सारे पर अप्रूवल मिलने पर उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसमें क्या होगा, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब कि मार्केट में ड्रग तो लॉन्च होगी, अब हम उसमें पता लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे या फिर किसी एरिया में पर्सनस पे वो क्या साइड इफेक्ट दे रही है। देखिए, डेफिनेशन की बात करें, अर्पस एज पर द WHO गाइडलाइंस या फिर WHO, फार्माकोविजिलेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम टू मेडिसिन। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि WHO के अकॉर्डिंग फार्माकोविजिलेंस क्या है, एक साइंस या फिर एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है किसी भी ड्रग का डिटेक्शन, उसका असेसमेंट किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की जाती है, या फिर जो ADR हो रहे हैं, ठीक है, उनका असेसमेंट किया डिटेक्शन करेंगे, या फिर उसके प्रिवेंशन करने में उसका हेल्प किया जाता है, या फिर एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ मेडिसिन। किसी भी ड्रग या मेडिसिन से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका डिटेक्शन किया जाएगा, उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है, और उसके प्रिवेंशन पर काम करती है कौन सी? फार्माकोविजिलेंस कंपनी। अब बात करते हैं एज पर द यूरोपियन कमीशन की बात करें तो द साइंस एंड प्रोसेस टू मॉनिटर द सेफ्टी मेडिसिनल ड्रग एंड टेक एक्शन द इंक्रीज टू बेनिफिट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ मेडिसिन। अब इसमें बात करते हैं कि जो फार्मा कमीशन है या जो फार्माकोल विजिलेंस है वो क्या करेगा, कोई भी ड्रग है उसकी जो सेफ्टी होगी उसको मॉनिटर करने का काम करेगा। अगर वो सेफ्टी मॉनिटर करेगा, वो ड्रग या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट या फिर ADR कोच कर रहा है, तो उसकी जो सेफ्टी है, जो उसकी पैरामीटर है उसको इंक्रीज़ करने का काम करेगा। मतलब कि ऐसा क्या किया जाए कि वो उसके बेनिफिट बढ़ सके। टेक एक्शन टू इंक्रीज द बेनिफिट एंड रिड्यूस रिस्क, उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए एक्शन लेगा, और उसका जो भी रिस्क होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। अब वो जो फार्माकोविजिलेंस कमीशन है या फिर जो भी यूरोप कमीशन होगा वो इस चीज़ पर वर्क कब करेगा, जब उसके पास ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। तो देखिए, ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकता है। देखिए, फर्स्ट उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोई भी डॉक्टर हो गया या फिर जो भी हेल्थ केयर होगा जो पेशेंट को हैंडल करता होगा, तो उसके थ्रू वो किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि इस ड्रग से क्या ADR कोज हो सकता है, इससे क्या क्या लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम में क्या क्या एक्शन ड्रग दिखा रही है। दूसरा हो गया फार्मा कंपनी, क्योंकि फार्मा कंपनी भी जब कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें उसकी सेफ्टी पैरामीटर चेक किए जाते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी चेक किए जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और तीसरा हो गया डायरेक्ट पेशेंट। तीसरे पॉइंट में हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और पेशेंट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, अब फार्माकोविजिलेंस का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है।
फर्स्ट मतलब जो विजिलेंस है, जो ग्रुप है, जो कमीशन बना हुआ है फार्माकोविजिलेंस का, वो किस चीज़ पर वर्क करेगा। देखिए, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। सबसे पहले वो पेशेंट की केयर और सेफ्टी पर वर्क करेगा, उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टू प्रोवाइड मेडिसिनल एंड ऑल मेडिसिनल पैरामेडिकल सर्विस सेफ हो गया। टू एक्सेस बेनिफिट रिस्क एंड इफेक्टिव ऑफ मेडिसिन, वो क्या करेगा, जो भी ड्रग है उसमें क्या रिस्क है उसका ऐसे एक्सेस करेगा और उसके बेनिफिट को इम्प्रूव करने का काम करेगा। टू प्रमोट एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग हो गया। टू प्रमोट रैशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। देखिए, फार्माकोविजिलेंस किस किस चीज़ों पर वर्क करेगा। देखिए, सबकी बात करें तो फार्माकोविजिलेंस में फर्स्ट एडीआर हो गया। एडीआर का मतलब क्या होता है कि जब ड्रग हमने ले ली, ठीक है, एक तो जब ड्रग मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसके ऊपर लेबल लिखा हुआ होता है। लेबल में लिखा हुआ होता है कि कोई ड्रग लेने से कौन कौन से इफेक्ट शो हो सकते हैं। ठीक है, वो तो अपने पास प्रेडिक्टेड या फिर पहले से डिटरमाइन किए हुए इफेक्ट है, और ऐसे इफेक्ट जो प्रेडिक्ट किए हुए नहीं है, जो उस लेबल पे लिखे हुए नहीं है, अननोन है, अननोन जो इफेक्ट्स हो जाते हैं आफ्टर ड्रग को लेने के बाद, तो उसको बोलते हैं एडीआर। तो देखिए, एडीआर की डिटर्मिनेशन कर सकता है वो। दूसरा, इंट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन। इंट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन की बात करें, जब कोई ड्रग, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर से पास जाते हैं तो वो कोई सिंगल ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी और भी ड्रग होती है, जैसे कि गैस्ट्रिक की ड्रग हो सकती है, जैसे कि कोई भी जब नॉर्मल भी पेशेंट पे जाएगा उसके साथ वो एंटीबायोटिक लिखेगा, या फिर जीआई गैस्ट्रिक या एसिडिटी की ड्रग कोई लिखेगा। तो सिंगल ड्रग नहीं लेता वो, बहुत सारी ड्रग आपस में लेता है। तो ड्रग इंट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, या तो ड्रग इंट्रैक्ट हो गया, या तो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, या फिर बढ़ा देगा। और इसके चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे अनवांटेड इफेक्ट भी हो जाते हैं बॉडी में, तो उसको हो गया। तीसरा हो गया मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को भी कर सकता है। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, जो डुप्लीकेट ड्रग आ रही है मार्केट में, एक तो स्टैंडर्ड ब्रांडेड ड्रग आ रही है। अब ब्रांडेड ड्रग, अब क्या होता है, रूरल एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ड्रग आ रही है केमिस्ट के पास, रिटेलर के पास। कुछ एक ब्रांडेड होती है, कुछ एक ड्रग होती है जिसमें ब्रांड नहीं हो, जो डुप्लीकेट ड्रग होती है वो भी मार्केट में मतलब जाती रहती है, उनको उसके बारे में पता नहीं होता, उसके बारे में भी डिटेक्शन करना भी इसी का काम होता है। तो एब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन। और लास्ट पॉइंट है लेक ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कि जो ड्रग है उसकी एफिकेसी कितनी है उसका चेक करना भी फार्माकोविजिलेंस का वर्क होगा। देखिए, इन रिसेंट ईयर द स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस हैज कवर नॉट ओनली द कन्वेंशनल मेडिसिन बट बिहाइंड दोज, मतलब कि जो एट द प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो फार्माकोविजिलेंस है वो सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड नहीं, मेडिसिन के अलावा भी जितने भी प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम पर वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन हो गई, हर्ब हो गई, जो प्रोडक्ट हमको प्लांट से मिलते हैं वो हो गया, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए, ब्लड प्रोडक्ट हो गए, वैक्सीन्स हो गए, मेडिकल डिवाइस हो गए, या फिर ट्रेडिशनल या कंपेटेटरी प्रोडक्ट हो गए। इन सब प्रोडक्ट पर भी फार्माकोविजिलेंस जो कमीशन है वो इस पर वर्क करेगी। अब एम की बात करें कि इसका जो फार्माकोविजिलेंस है उसका एम क्या है, तो सबसे बड़ा एम क्या होता है कि जो भी ड्रग है वो जब पेशेंट पे दी जाती है तो उस पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है, कि ड्रग उस पर वर्क करेगी तो वो कितना परसेंट सेफ है पेशेंट के लिए, उसके पर वर्क किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसकी ऑडिट की जाती है। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग हो गया, टू प्रोमोट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन हो गया, टू कंट्रीब्यूट टू द असेसमेंट ऑफ बेनिफिट, हार्म, इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन। देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया फार्माकोविजिलेंस का। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस की। फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ज़रूरत तो ये इस कारण की कि हमको ड्रग की सेफ्टी को बढ़ाना है, पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ाना है, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो किस प्रकार से इसका जो ये फार्माकोविजिलेंस है उसको डेवलप किया गया, तो देखिए बात करें तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो ड्यूरिंग 20th सेंचुरी there were some serious adverse event associated with the medical product and drug that resulted to pressure government business to produce legislation and guidelines as well as the evaluation of the regulatory bodies to product safety and present। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जब 20th सेंचुरी के बीच में कुछ एक ऐसी ड्रग थी जिसके कारण सीरियस एडवर्स इफेक्ट शो हो गए, जिसके कारण जो मेडिकल प्रोडक्ट है उसके कारण इफेक्ट शो हो गए, जो अनवांटेड इफेक्ट हो गए, जो डेंजरियस थे। तो इसके कारण क्या होगा, एक गवर्नमेंट जो बॉडीज़ थी या जो बिजनेस था उस पर प्रेशर जनरेट हो गया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जो भी ड्रग का एनालिसिस या जो ऑडिट थी
उनके लिए उन्होंने लेजिस्लेशन बना दिए, गाइडलाइंस बना दी कि इस गाइडलाइंस के तहत किसी भी ड्रग की सेफ्टी के जो पैरामीटर है वो चेक किया जाए। ठीक है, अब बात करें कुछ एक ट्रेजिडी के बारे में, तो फर्स्ट वन है क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक ट्रेजिडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अबाउट 169 ईयर एगो इन 1948, 29 जन 1948 में क्या होगा कि 169 ईयर पहले 20 जनवरी 1948 में ए यंग गर्ल हैंस ग्रियर फ्रॉम द नॉर्थ इंग्लैंड डेड आफ्टर रिसीविंग क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक बिफोर रिमूव ऑफ इन्फेक्टेड टॉइनिल। मतलब कि एक इंग्लैंड की यंग गर्ल थी हैंस ग्रियर, जिनको क्या होगा जब उसकी सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान जब उसको एनेस्थेटिक दिया गया, जब उस टाइम क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक में दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, लेकिन उस टाइम इसके बारे में जो इसकी एडीआर के बारे में इसका पता नहीं था उस टाइम। उसको जब 1948 में दिया गया तो क्या होगा, उसके अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो हाउ इवन सर जेम्स सिम्पन्स फाउंड इज द क्लोरोफॉर्म वाज पावरफुल एंड सेफ एनेस्थेटिक। उस टाइम मतलब उन्होंने बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म है वो पावरफुल और सेफ एनेस्थेटिक है। द डेथ ऑफ हेंस स्टिल रिमाइंड अननोन बट द रीजन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द हर डेथ was found to the popular pulmonary aspirations and lethal arrhythmia। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जब उसकी डेथ हो गई तब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन्वेस्टिगेशन में पता गया क्या कि जब उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया तो उसमें कुछ एक केमिकल रिएक्शन हो गई, जिसके बाद क्या हो गया, पल्मोनर एस्पिरेशन हो गया और लिथल एरिथमिया हो गया, जिसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब दूसरी ट्रेजिडी के बारे में बात करें तो सल्फेनामाइड एलेक्सर ट्रेजिडी। देखो सल्फेनामाइड क्या है, एक जो सिरप है, देखिए सल्फेनामाइड एलेक्सर वाज द रेसबेरी फ्लेवर सिरप होगी, प्रिपेयर्ड बाय द मिक्स सल्फेनामाइड्स एंड डाइथाइलिन ग्लाइकोल। जो उसको सल्फेनामाइड और डाइथाइलिन ग्लाइकोल से बनाया जाता है। तो जो सॉल्वेंट है इसमें अंदर क्या, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, वो क्या टॉक्सिक है, सॉल्वेंट गिवन टू द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन को दी जाती थी। इन 1937 more than 100 children died after its the consumption। the reason was the toxic solvent डाइथाइल ग्लाइकोल। जो इसके अंदर जो सल्फोनामाइड सिरप था उसके अंदर जो ग्लाइको इथाइल डाइथाइल ग्लाइकोल था जो टॉक्सिक था, जो उस टाइम में तो क्या 100 जो चिल्ड्रन थे उसकी डेथ हो गई इसके कंजप्शन के बाद। आफ्टर 1937 ट्रेजिडी रिक्वायर्ड सेफ्टी टेस्टिंग। तो इसके बाद उन्होंने, गवर्नमेंट ने सेफ्टी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। जब भी कोई न्यू ड्रग लॉन्च होगी और जब उसको मार्केट में बेचा जाएगा तो उसके टाइम उसके सेफ्टी पैरामीटर को चेक किया जाएगा और उसी के बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लास्ट वन की बात करें तो थैलेडोमाइड ट्रेजिडी। थैलेडोमाइड ट्रेजिडी में इसको 1961 में देखा गया। तो थैलेडोमाइड मार्केट इन 1956 वेस्टर्न जर्मनी ही वाज मेनली यूज फॉर द हिप्नोटिक या सेडेटिव न्यूज। जो थैलेडोमाइड जो ड्रग थी वो हिप्नोटिक और सेडेटिव की ड्रग थी। जब उसको दिया गया तो बिना किसी टॉक्सिक टेस्टिंग के उसको पेशेंट पे दिया गया। टोटल 300 पेशेंट पे उसको बिना किसी, देखिए 300 पेशेंट विदाउट एनी प्रीवियर टॉक्सिक स्टडी के बिना उसको दिया गया। जब उसको दिया गया तो उसमें एक सिम्टम या उसके में एक साइड इफेक्ट जनरेट हो गया जिसको फोकोमेलिया बोलते हैं। फोकोमेलिया मतलब जब प्रेग्नेंट वुमेन को उसमें वो दिया गया, तो जब प्रेग्नेंट वुमेन जब भी बेबी बन हुआ तो उसमें फोकोमेलिया नाम की डिजीज़ देखी गई। इसमें क्या होगा, जो चाइल्ड का जो बर्थ हो रहा था तो उसके जो हाथ थे वो बहुत छोटे छोटे, मतलब कि उसकी ग्रोथ रुक गई थी। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट इसके बारे में देखी गई 1959 के अंदर, और 13 रिपोर्ट और आएगी कब 1961 में, और 10,000 इन्फेक्टेड इफेक्ट बाय फोकोमेलिया। अब बात करते हैं, देखिए अब इसके बात करेंगे कि दो चीज़ होती है। एक तो एडवर्स ड्रग क्या होती है, एडवर्स ड्रग क्या होती है। देखिए ऐसा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट जिसकी बॉडी को अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट। देखिए डेवलपमेंट में इसके बात करें तो अलग अलग सन रहे हैं। इसको हम हिस्ट्री में इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता एग्जाम में। अब हिस्ट्री की बात करें तो अलग अलग सन में अलग अलग डेवलपमेंट हुए, अलग अलग ट्रेजिडी हुई, और उस ट्रेजिडी में जब तक कोई घटना घटित नहीं होती। देखिए आविष्कार कब किया हो जाता है, जब नई चीज़ की आविष्कार होती है उसके पीछे की कुछ कहानी होती है। जब कुछ चीज़ें ऐसी, जब या तो उस चीज़ की आवश्यकता होती है या फिर उस चीज़ पर कोई ट्रेजिडी हो जाती है तो उसको लेकर जब नई चीज़ें का डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसी प्रकार से जब देखो नई ड्रग आ रही थी तो ट्रेजिडी हो गई, लोगों में डेथ होने लग गई, तो इसका इवोल्यूशन हो गया ज़रूरी।
क्योंकि जब भी ड्रग मार्केट में आएगी तो उसका एवोल्यूशन उन्होंने बिना बिना सेफ्टी पैरामीटर के उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो जैसे जैसे ट्रेजेडी होती गई वैसे वैसे सन में उसको में जो अलग अलग इम्प्रूवमेंट किए गए। देखिए ना 1858 में क्लोरोफॉर्म ट्रेजेडी हो गई, फिर 1937 में थैलेनामाइड ट्रेजेडी हो गई, 1938 में थैलेनामाइड ट्रेजेडी हो गई। ऐसे ऐसे मतलब जैसे जैसे ट्रेजेडी होती गई तो गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि जैसे ही ड्रग लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में वो अपना इफेक्ट दे रही है और डेथ हो जा रही है लोगों को। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, नए नए लेजिस्लेशन और गाइडलाइंस को बनाया गया, उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए। उस प्रोग्राम के तहत जो भी ड्रग मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता था, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब भी उसके सारे टॉक्सिक पैरामीटर जो भी सेफ्टी पैरामीटर थे उसको यदि अप्रूवल मिलने के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता था। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही समाप्त होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।